हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्लीट ई कॉमर्स विथ रिएक्ट जेएस में, जहां पे हम रिएक्ट जेएस का यूज करके एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग से देख लो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं इसी तरह के रिएक्ट प्रोजेक्ट्स लाता रहता हूँ। हम पिछली बार देख रहे थे एडमिन पैनल बनाने के टेप्स, ठीक है, जिसमें हमने यूजर ऑथेंटिकेशन को बिगिन किया था और यूजर ऑथेंटिकेशन में हमने कुछ कुछ चीजें कर ली थी, जिसमें से हमने लॉगिन एपीआई बना लिया था, जिसको हम यूजर नेम पासवर्ड भेजते थे, वहां से हमें कंफर्मेशन आता था और टोकन आता था। एपीआई जेएस में हमने कुछ चेंजेस किए थे जिससे हम मल्टीपल टाइप के एपीआई बना पाएंगे, ठीक है। और हमने क्या किया था, जो टोकन लॉगिन रिटर्न करता है उसको हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करा रहे थे, जिसके कारण फिर से अगर हम लॉगिन करके आएंगे या फिर से कोई पेज ओपन करेगा तो लोकल स्टोरेज में जो टोकन है उसको यूज करके हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ हमने ऑथ गार्ड भी बनाया था पिछली बार। ऑथ गार्ड में ऑथ गार्ड एक रिएक्ट कंपोनेंट होता है जो कि हमें लॉगिन का फॉर्म या फिर लॉगिन को प्रोटेक्ट करता है। वो हमारे पेजेस को नॉन लॉग्ड यूजर से प्रोटेक्ट करता है। और आज जो हम देखने वाले हैं उसमें दो तीन चीजें देखने वाले हैं। पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि भाई हमने जो फॉर्म बनाया हुआ है लॉगिन का, उसमें प्रॉपर वैलिडेशन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और उसको उसमें हम वैलिडेशन करेंगे फॉर्मिक का यूज करके। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं, एडमिन के लेआउट में थोड़ी बहुत चीजें डालेंगे। जैसे कि हम अगर अब लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है, और एडमिन का जो लेआउट है या एडमिन का जो पेज है या जो भी साइड बार या मेन्यू जो भी है सिर्फ लॉगिन किया हुआ यूजर ही देख पा रहा है, तो हम यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे कि कौन सा यूजर लॉगिन है। फिर हम यूजर को लॉग आउट करने का ऑप्शन देंगे कि भाई लॉग आउट हो सकते हैं आप। फिर हम एक मेन्यू बनाएंगे जहां पे कुछ कुछ पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली बार हमने बनाया था ऐसा सिंपल सा एक लॉगिन पेज, जिसकी लॉगिन की क्लिप पे हमने हार्ड कोडेड यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कराया था, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मिक का यूज करके एक फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस फॉर्म में जो हम डायनामिक वैल्यू डालेंगे उसको सर्वर पे सबमिट करा के उसके बाद प्रॉपर लॉगिन बनाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं ये कि भाई ये फॉर्मिक इस तरह से काम करता है। इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से कुछ स्कीमा बनाएंगे अपना, और ऑन सबमिट पे हम यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी जिसका यूज करके हम लॉगिन का एपीआई कॉल करेंगे। और लॉगिन के एपीआई के बाद हम ये वेरीफाई करेंगे कि भाई एपीआई सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, तो टोकन को स्टोर करके हम लॉगिन का पेज हाइड कर देंगे, ठीक है। जिसमें क्या जाएगा, ईमेल एम्प्टी जाएगा। दूसरी चीज भाई को क्या चाहिए, तो ऑन सबमिट का फंक्शन है। और तीसरी चीज यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन चाहिए अपने को, वैलिडेशन स्कीमा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यप को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल के लिए क्या वैलिडेशन है, यप डॉट स्ट्रिंग। पहली चीज तो वो स्ट्रिंग होना चाहिए, उसके बाद उसमें ईमेल का वैलिडेशन होना चाहिए और रिक्वायर्ड भी है वो। सबमिट पे यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है इसको मैं सिर्फ मार देता हूँ यहाँ पे कंसोल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ है। देखिए, ये फॉर्म बनाया है और फॉर्म के ऑन सबमिट पे इसका हैंडल सबमिट दे दिया गया है। हमने इसको फॉर्म में रैप कर दिया और हैंडल सबमिट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या एक चीज़ करनी है, हमें ये जो इसका सबमिट बटन है ना उसको हमें टाइप इक्वल टू सबमिट देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे नेम रखना है कंपलसरी। ये नेम बोल जाएंगे तो ये ठीक से बाइंड नहीं होगा। तो देखिए, ईमेल का बाइंडिंग हमने कर दिया यहाँ हमने, और इसको कहाँ डाल देंगे, कंटेनर के अंदर। अब देखिए ये लंबे लंबे आ गए, लेकिन इन सबके बीच में थोड़ा गैप नहीं है, तो गैप डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा स्पेसिंग इक्वल टू 1। अब इनके सबके बीच में गैप आ गया। और ये जो इनका जो पेपर है ना, ये वाला चीज, उसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे दिख रहे हैं। हमने इसका विथ चेंज करके 400 कर दिया, जिसके कारण ये छोटे हो गए हैं और सही से दिख रहे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि भाई जो भी चीज इनवैलिड है वो इनवैलिड दिखनी चाहिए। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते ही क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैंने ईमेल पे क्लिक किया और टाइप करता हूँ एच, देखिए यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों की एरर आने लग गई। क्यों? क्योंकि फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए हैं, और जैसे ही कुछ चेंजेस हुए हैं वो उसको बोलेगा कि भाई हाँ कुछ चेंजेस हैं, तो हम एरर दिखानी चाहिए हमें। एरर दिखाने के लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, अगर फॉर्म में ये वाला जो भी फील्ड आप एरर दिखाना चाहते हैं वो टच हुआ है, ठीक है, और उसमें एरर है, तो हम इस एरर को दिखाएंगे, ठीक है। हम भी ये सेम चीज करेंगे, मेल, ठीक है, और लास्ट नेम की जगह यहाँ पे भी ईमेल रखना है हमें। तो देखिए ईमेल मस्ट बी वैलिड आ गया यहाँ पे, लेकिन ना ये मतलब उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। इससे इसके लिए और क्या होना चाहिए था,
कि भाई जो अपने चीज़ें हैं ना वो लाल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब अभी ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं तो एरर हाईलाइट मिलता है हमें हेल्पर टेक्स्ट, जिसमें हम एरर दिखा सकते हैं। रिजल्ट डॉट स्टेटस, भाई अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल टू फॉल्स है, बटन है, ठीक है, उसके ऊपर हम एक चीज कर देंगे भाई अगर एक्शन में इज एरर है, ठीक है, तो हम कुछ रेंडर करेंगे। रेंडर क्या करेंगे, अलर्ट, अलर्ट का सेवरिटी होता है, ठीक है, इसको बोल देंगे हम एरर, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इस पे एक सही यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं हम, ठीक है। सही यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोसेस क्या फॉलो होगी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे चीज़ें आएंगी, ठीक है, आर एस आएगा, ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स नहीं होगा, और बेस टोकन हमें मिल जाएगा। जैसे ही हमें बेस टोकन मिल गया, हम क्या करेंगे, रिजल्ट और डेटा में बेस टोकन होगा तो हम इसको सेट कर देंगे लोकल स्टोरेज में, और इसके आगे हम कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं, ठीक है। आइडियली हमें यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहिए जिसके कारण हमारा लॉगिन का फॉर्म चला जाए और एक्चुअल जो पेज है वो दिख जाए, ठीक है। जो वो चीज़ है वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक और चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है कि भाई कुछ लोडिंग हो रहा है या फिर सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे वो चीज़ें भी दिखनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखो रिफ्रेश किया मैंने, मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है। अब आप ये सोचेंगे भाई इसको लॉग आउट कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास कि लॉग आउट कर पाए चीज़ों को हम। तो लॉग आउट कैसे करना है, लॉग आउट करने के लिए ना हमारा जो बटन है वो नॉर्मली यहाँ रहता है राइट साइड में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास जो लेआउट है उसके राइट साइड में वो बटन डालता हूँ जिससे हम लॉग आउट होंगे। तो अपने पास लेआउट कहाँ है, एडमिन लेआउट ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ओके। ये ऐप बार है यहाँ पे, ये टूल बार है, टूल बार के अंदर बटन्स होते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक डालता हूँ आइकन बटन, ओके। आइकन बटन के अंदर क्या करेंगे हम, एक एम का बटन यूज करके आइकन का यूज करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, ये हमारा लॉग आउट का बटन है, इसको हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे इसको, इंपोर्ट लॉग आउट फ्रॉम, ठीक है, अपने पास क्या है, एम यू आई मटेरियल आइकन्स, सॉरी आइकन्स मटेरियल, और इसके बाद लॉग आउट। तो ये हमारे पास लॉग आउट का आइकन इंपोर्ट हो गया, और इसको हम कहाँ डालेंगे, आइकन बटन के अंदर, ओके। और देखते हैं भी कहाँ आया, ये देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका कलर ना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके कलर के लिए क्या करेंगे, हम इसका कलर की प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसको बोलेंगे इनहेरिट, जिससे क्या होगा, इसका कलर जो भी बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके क्लिक पे क्या करना है हमें, तो लॉगिन में जो किया था उसका उल्टा करना है। लॉगिन पे हमने टोकन को सेट किया था, लॉगआउट के क्लिक पे टोकन को हटा देना है लोकल स्टोरेज से। आ जाओ भाई, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और टोकन, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैंने इस पर क्लिक किया, टोकन हट गया होना चाहिए लॉग आउट से, लोकल स्टोरेज से, ठीक है। लोकल स्टोरेज से टोकन हट गया, लेकिन कुछ बदला नहीं ना स्क्रीन पे। अब ये चीज बदलने का जो काम है उसको हम बेहतर तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट का यूज करना पड़ेगा कहीं पे, कि जिससे कोई एक स्टेट चेंज होगा तो पेज अपने आप चेंज हो जाए या कंडीशनल रेंडरिंग हो जाए। क्योंकि हम लोकल स्टोरेज को चेंज कर रहे हैं तो रिएक्ट के किसी भी कंपोनेंट को ये पता नहीं लगेगा कि लोकल स्टोरेज चेंज हुआ है, तो हमसे फिर से री रेंडर करना है ऐसा कुछ। स्टेट ही एक ऐसी चीज है जिससे हम री रेंडर करा सकते हैं। और यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल स्टेट क्यों, क्योंकि भाई ये जो लॉगिन वाला स्टेट है वो हर पेज पे यूज हो सकता है ना, जरूरी नहीं है वो इसी ही पेज पे यूज हो, हर पेज पे यूज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पुल स्टेट करके लाइब्रेरी है उसको यूज करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कॉमन स्टोर के फोल्डर में कॉमन डॉट टी एस करके बनाया है जहाँ पे हम कॉमन स्टोर रखेंगे, ठीक है। कॉमन स्टोर मतलब ये ऐसा स्टोर है जो बहुत सारे यूआई के बीच में शेयर होगा, इसलिए इसको बोला है हमने कॉमन स्टोर। और ये इसका टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस है जो बताएगा कि भाई क्या चीज़ चल रही है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखूँगा इज लॉग्ड इन, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये एमटीपी रह सकता है, ठीक है। और इसका टाइप होगा बुलियन। फिर दूसरी एक चीज़ होगी यहाँ पे यूसर, ठीक है। अब यूसर को क्यों रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये भी मतलब ये भी क्या बोलेंगे इसको, बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन मार्क वाला ही रहेगा, मतलब अनडिफाइंड भी रह सकता है। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जैसे कि यूजर नेम हो गया, कुछ हो गया, और वो क्या प्रॉपर्टीज होंगी
वो हमें अभी पता नहीं लगेगा, मतलब हम जब एक बैकएंड का एपीआई कॉल करेंगे और अब हमें वहां से यूजर मिला तब पता लगेगा। ठीक है, तो यूजर रख दिया और इज लॉग्ड इन रख दिया, क्योंकि यूजर हमें क्यों चाहिए, हमने एक टास्क देखा था हमारा जिसमें ऊपर टॉप बार पे हमें लॉगिन कौन है वो दिखाना है, तो उसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, इसका डिफॉल्ट स्टेट क्या है कि भाई सब चीज़ें अनडिफाइंड है, वैसा वाला स्टेट है। इसको मैं रख देता हूँ फिलहाल एनी, एनी नहीं रखता हूँ, इसको यही रखते हैं। और हम इसमें चीज़ें असाइन करेंगे तो हम जब हमें पता लगेगा कि भाई यूज़र के अंदर क्या क्या फील्ड अवेलेबल हैं तो हम यहाँ पे इसका टाइप में डाल देंगे। फिलहाल हमें ये जो जरूरी है वो क्या है, इज लॉग्ड इन। अब हम कहाँ जाते हैं, ऑथ गार्ड में जाते हैं। ठीक है, ऑथ गार्ड में अभी तक हम डिसीजन किस पे ले रहे थे, लोकल स्टोरेज के इस चीज़ पे डिसीजन ले रहे थे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि ये कोई स्टेट नहीं है। अगर स्टेट नहीं है तो ये चीज़ री रेंडर नहीं होगी और हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा चेंजेस देखने के लिए। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, जो हमने अभी स्टेट बनाया है, ग्लोबल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यू स्टेट कर लूँगा, किसका, कॉमन स्टोर का, कॉमन स्टोर डॉट यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें स्टेट में, इज लॉग्ड इन। तो अब इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे हम लॉगिन है कि नहीं ये चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से रिफ्रेश कर दिया, फिलहाल तो ये ना ही बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ना बाय डिफॉल्ट बोल देता हूँ कि इज लॉग्ड इन ट्रू, तो हमें ये क्या दिखा देगा, ये दिखा देगा। ठीक है चीज़ें, और लॉग आउट की क्लिक पे भी हमें इसका उल्टा, मतलब ये जो है उसको फॉल्स करना पड़ेगा और टोकन रिमूव दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें ये पता है कि भाई लोकल स्टोरेज में हम कुछ स्टोर करा रहे हैं, वहाँ पे टोकन होगा। अगर टोकन है तो लॉगिन है, टोकन नहीं है तो लॉगिन नहीं है। ये चीज़ हम अभी तक बोल रहे हैं, जो कि बहुत हद तक सही है कि भाई टोकन हो तो मान लेंगे लॉगिन है, टोकन नहीं हो तो मान लेंगे लॉगिन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ चीज़ होती है, जैसे कि मैंने 2 दिन या 1-2 महीने पहले टोकन स्टोर किया था, तो वो टोकन अब तक तो वैलिड होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टोकन को सर्वर पे पहले भेज भी देना है। फिर सर्वर पे हम टोकन को भेजेंगे, सर्वर अगर बोलेगा कि हाँ भाई ये टोकन सही है, तो ही हम बोलेंगे भाई ये लॉग्ड इन सही है। ठीक है, सर्वर पे हम कैसे भेज सकते हैं, एपीआई का यूज करके। तो अब हमारा काम क्या होगा कि भाई इनिशियली हम सीधा सीधा लोकल स्टोरेज का यूज करके डिसाइड नहीं करेंगे कि लॉगिन है कि नहीं है। हम पहले एक एपीआई कॉल करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो एपीआई कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एपीआई डॉट जेएस में एक फंक्शन चाहिए। कहाँ गया मेरा एपीआई जे, एपीआई टीएस। ठीक है, एपीआई टीएस हो गया। हमारे पास 2 फंक्शन है ऑलरेडी, एडमिन लॉगिन का, गेट प्रोडक्ट लिस्ट का। अब हम एडमिन के केस में एक और फंक्शन बनाएंगे, गेट यूजर डेटा डॉट टीएस। ठीक है, हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉन्टेक्स्ट को लेगा इनपुट में। चलो यहाँ पे एक्सपोर्ट, पहले फंक्शन का नाम भी हमें यही रखना है सेम। कॉन्टेक्स्ट मिल गया यहाँ पे, और इस चीज़ को कोई और इनपुट नहीं चाहिए। हमें क्या चीज़ दी दूसरी कि भाई अगर हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल गई ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट डी बी डॉट स्टोर, ऑथ स्टोर। ठीक है, डॉट इज वैलिड, अगर हमें ये चीज़ मिल गई, इफ अगर वैलिड है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, इसके अंदर कहीं पे डेटा होगा ना, ये जो मॉडल है उसके अंदर एक्चुअल में डेटा होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर ये वैलिड है तो ऐसा भेज देंगे, अगर ये वैलिड नहीं है तो रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम करते हैं गेट यूजर डेटा का कॉल। कैसे करेंगे, पहले तो हमें ना इसको यहाँ पे स्विच केस में डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डाला नहीं है, और बिना यहाँ पे डाले वो चीज़ कॉल नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा था, ठीक है, गेट यूजर डेटा को इनपुट में कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं भेजा, रिस्पॉन्स डेटा जैसे आता है वैसे ही आएगा। इसको कॉल हम कैसे करेंगे, एपीआई सर्विस का यूज करके। अब क्वेश्चन ये आता है कहाँ पे कॉल करेंगे, कहाँ पे, क्या आंसर है भाई, ऑथ गार्ड के अंदर कॉल करेंगे। ऑथ गार्ड के अंदर कब कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे भाई यूज स्टेट नहीं, यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे यूज इफेक्ट रखेंगे हम। जब ऑथ गार्ड माउंट होगा पहली बार, तब हम क्या करेंगे, इसका कॉल करेंगे। अब इसको मैं ना थोड़ा रुक जाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई ऑथ गार्ड जब माउंट हुआ तो हम एक चीज चेक करेंगे। कौन सी चीज चेक करेंगे, इज लॉग्ड इन जो है ना प्रॉपर्टी, वो अनडिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड होती है। ठीक है, अगर वो अनडिफाइंड है इसका मतलब अभी तक हमने एपीआई का कॉल किया नहीं है, ऐसा मान के ये करेंगे, इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमें करना है एपीआई का कॉल, एपीआई सर्विस डॉट कॉल एफ एन गेट यूजर डेटा। इसको एसिंक बना देते हैं। एक्चुअली ये जो यूज इफेक्ट है वो एसिंक नहीं बन सकता है, तो एक तो काम ये कर सकते हैं, हम दूसरा फंक्शन बना दें, या फिर यहाँ पे देन का यूज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से देन का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देन में मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट डॉट, पहले कंसोल में आ देते हैं भाई रिजल्ट में आता क्या है।
ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फंक्शन इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप, और इसका हम कैच ब्लॉक भी रख देते हैं कि भाई अगर एरर भी आ जाए तो कुछ हमें पता लगे। चलिए अब मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद मुझे पहली चीज़ क्या मिली, देखो ऑथगार्ड में RES मिला मुझे। RES में क्या मिला, नल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं क्यों आएगा, क्योंकि हम लॉगिन हुए नहीं होंगे। अब देखते हैं हम नेटवर्क कॉल में जाके देखते हैं, तो ये देखिए 2 बार एपीआई का कॉल हुआ है। ठीक है, देखिए ये एपीआई का कॉल हुआ था। ठीक है, एपीआई के कॉल में क्या हुआ था, गेट यूजर डेटा आया, बराबर। और इसके ना हेडर में ऑथराइजेशन कहीं पे नहीं गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास लोकल स्टोरेज में है ही नहीं। तो पहली चीज हमें भाई ऑथराइजेशन टोकन हासिल करना होगा, और वो कहाँ से मिलेगा, हमारे पास जो यूजर नेम पासवर्ड है उसका यूज करके मिलेगा। अब देखिए हमारा जो ये टोकन है वो लोकल स्टोरेज में आ चुका है, और हम अब क्या करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे फिर से डेटा नल मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एपीआई में गए, एपीआई में हेडर्स में गए, ऑथराइजेशन टोकन जा रहा है अंदर। ठीक, क्या करते हैं हम, हमारे फिर से गेट यूजर डेटा वाले फंक्शन में जाते हैं, और यहाँ पे एपीआई में जाएंगे। ये देखिए जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो रहा है ना, वहाँ पे हम वेरीफाई करके देखते हैं भाई ऑथराइजेशन आया था कि नहीं आया था। देखिए हमें यहाँ पे ना एक चीज़ जो करनी पड़ेगी वो ये है कि यूजर डेटा लाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एडमिन्स कहाँ गया, db.admins.auth रिफ्रेश। ठीक है, इससे क्या होगा ना, सर्वर से वो चीज़ें लेके आएगा जो ऑथेंटिक, मतलब जो यूज़र नेम है या पासवर्ड है जो भी है, वो चीज़ें लेके आएगा और मॉडल में डाल देगा। क्योंकि जब जैसे ही हम इसको टोकन के साथ खेलते हैं ना, तो ऑथ रिफ्रेश एक बार कॉल करना पड़ता है, तो वो पॉकेट बेस के सर्वर पे जाके एक्चुअल डेटा लेके आएगा। तो अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, जहाँ पे अवतार 0 दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, आईडी दिख रहा है, अपडेटेड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे नेम नहीं दिखा। तो जो एडमिन सॉरी जो एडमिन होते हैं ना, वहाँ पे नेम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अपने इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईमेल है उसी को हम दिखा देंगे जहाँ पे दिखाना हो, लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है। ठीक है, देखिए हम फिर से चले जाते हैं कहाँ पे, ऑथ स्टोर में, सॉरी ऑथ गार्ड में। और यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि भाई रिजल्ट में डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा में अगर आईडी आई है या ईमेल आया है, तो हम ये बोल देंगे कि हाँ भाई हमारा ऑथ जो है वो सक्सेसफुल है, इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन है। और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा स्टोर है जहाँ पे इज लॉग्ड इन और यूज़र, ये दो चीज़ें हैं, वहाँ पे हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक फंक्शन बना के उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ कि भाई सेट लॉगिन। ठीक है, इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वही आएंगी, जिसमें ईमेल है, आईडी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ही स्टोर करते हैं, बाकी की चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं पे दिखाने भी नहीं वाले हैं, आईडी भी हम ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आईओ डालूंगा, आईओ या फिर उसको डेटा भी बोल सकते हैं, वो तो वेरिएबल का नाम है सिर्फ। तो इसमें डालूंगा मैं ईमेल इक्वल टू स्ट्रिंग आना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है, आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग आना चाहिए। और इसको मुझे कहाँ रखना है, तो भाई सेट लॉगिन जब भी कॉल होता है इसका मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल होने पे हम दो चीज़ें करेंगे, कॉमन स्टोर डॉट अपडेट ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एस मिलता है हमें, एस डॉट इज लॉग्ड इन को ट्रू बोल देना है, और एस डॉट यूजर में हमें चीज़ें डाल देनी है। कौन सी चीज़ें, ईमेल, सॉरी आईओ पूरा ही डाल देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें ही डालनी है। और यहाँ पे भी हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये दो चीज़ें जाएगी इसके टाइप में भी। ओके, ठीक है, तो सेट लॉगिन के केस में क्या होगा, हमारा यूजर अपडेट हो जाएगा, इज लॉग्ड इन ट्रू या तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आते हैं यहाँ पे, हमने ये जो कॉल किया, ठीक है, गेट यूजर डेटा का कॉल किया हमने, वहां पे हमें रिजल्ट में क्या मिलता है उसके बेस पे हमारा लॉगिन डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक तीसरी चीज भी आनी चाहिए कि भाई इज लॉग्ड इन बुलियन। ठीक है, और ये तो चीज़ें ऑप्शनल है, अगर हम लॉगिन नहीं होंगे तो आईडी और ईमेल तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें बोलना पड़ेगा यो डॉट इज लॉग्ड इन, और अगर यहाँ पे इफ इज लॉग्ड इन है तो ही क्या होगा हमारा, एस डॉट यूजर इक्वल टू में कुछ वैल्यूज जाएंगी।
io.email और na लिख देते हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। वैसे ही id इक्वल टू io.id और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इससे पता लगेगा इज लॉग्ड इन, ये ट्रू या तो फॉल्स होगा कंपलसरी, ठीक है। क्योंकि अगर ये अनडिफाइंड होता रहा तो हम बार बार एपीआई कॉल करते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इफ कंडीशन, इफ रिजल्ट डॉट डेटा डॉट आई डी, ठीक है। अगर रिजल्ट डॉट डेटा में आईडी है, सॉरी आईडी हो या ना हो, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई सेट लॉगिन का कॉल कर देंगे, ठीक है। इज लॉग्ड इन को ये बोल देंगे हम, अगर आईडी है इसको बुलियन बना देंगे तो ये इज लॉग्ड इन हो जाएगा, ठीक है। ईमेल में क्या जाएगा भाई, इसका डॉट ईमेल भी हो सकता है और आईडी तो आईडी है ही। अब ये जो सेट लॉगिन करेंगे उसके ऊपर से हमारा ये जो है ना, ये चीज कहाँ गया, इज लॉग्ड इन, ठीक है, ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लॉगिन का पेज रहा, उसके बाद वो चला गया। वो थोड़ी देर के लिए लॉगिन का पेज क्यों रहा पता है, क्योंकि ये ना नॉट आया था। नॉट मतलब अनडिफाइंड होगा तब भी ये मैच करेगा और नहीं होगा तब भी मैच करेगा, इसलिए हमें इसे बनाना पड़ेगा ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, ताकि जब ये फॉल्स हो तभी लॉगिन पेज दिखाओ। अब इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए खाली पेज आ रहा है, ठीक। एक और चीज भी करनी पड़ेगी हमें कि भाई अगर ये अनडिफाइंड है तो भी कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो फिलहाल हम नल दिखा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए खाली पेज, उसके बाद ये चीज आई। अब इस केस में क्या करना चाहिए, जब तक ये अनडिफाइंड आ रहा है तो हमें यहाँ पे दिखानी चाहिए लोडिंग, ठीक है। अब ये देखो कोने में एक लोडिंग दिख रही है, उसकी जगह ये लोडिंग थोड़ी अच्छे से दिखती तो बढ़िया होता। तो अच्छे से दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बॉक्स यूज़ किया, एसएक्स लाया उसका, एसएक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, हाइट इक्वल टू 100 VH कर देंगे। ये फ्लेक्स की हमने सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दी और फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये सेंटर में आ गया, बराबर। अब लोडिंग दिख रहा है, लोडिंग दिखने के बाद डिसीजन जब आ गया कि भाई लॉगिन है कि नहीं है, तो हमने उसको रख दिया वहाँ पे। तो ये होगा एक सक्सेसफुल, मतलब वैलिड सक्सेस, लॉगिन है कि नहीं है इसका वैलिडेशन। अब हम इस लॉग आउट के बटन को भी सही से कर देंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम कॉमन स्टोर में जाके एक और फंक्शन एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन सेट लॉग आउट, ठीक है। इसमें कुछ भी इनपुट देना नहीं है फिलहाल, फ्यूचर में देने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले भाई इसको कॉमन स्टोर को तो अपडेट करना पड़ेगा हमें, और हम लॉग आउट कर रहे हैं, इसका मतलब लॉगिन को बोल देंगे हम फॉल्स, और दूसरी चीज जो ये एस डॉट यूजर है उसको भी हम बोल देंगे अनडिफाइंड, ठीक है। ये दो चीजें हमने ये बोल दी, और तीसरी चीज हमें भाई लोकल स्टोरेज भी तो खाली करना है। अब लॉग आउट के बटन के क्लिक पे ये सेट लॉग आउट कॉल करना है, और लॉग आउट का बटन क्लिक कहाँ मिलेगा हमें, एडमिन लेआउट में, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन के पेज पे आ गया। अब पेज रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन का पेज ही दिख रहा है हमें बार बार, तो हमें फिर से अब लॉगिन करना तो पड़ेगा। कहाँ गया एडमिन लॉगिन, ये रहा, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो बाकी है, लॉगिन जब हो गया हमारा कंप्लीट तो पेज बदल नहीं रहा है, क्योंकि इस वक्त हम सेट लॉगिन का कॉल नहीं करा रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त देखते हैं, हम सिर्फ सेट टोकन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सेट टोकन के साथ साथ हमें कुछ और भी करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस टोकन के साथ साथ क्या मिल रहा है, ये मॉडल भी मिल रहा है, जो चीज़ हमें वहाँ मिलती थी वो यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट लॉगिन का कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे भी। इसमें क्या है, इज लॉग्ड इन, इसकी क्या वैलिडेशन है इज लॉग्ड इन की, कि भाई बेस मॉडल के अंदर आईडी हो, ठीक है। कॉपी कर देते हैं इसको हम, इसका डेटा रिजल्ट पे थोड़े क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ताकि एरर ना आए। बेस मॉडल होगा ही, अगर और बेस टोकन आया है तो बेस मॉडल भी रहेगा, और इसकी आईडी अगर अवेलेबल है तो लॉगिन सक्सेसफुल है, ठीक है। ईमेल वो भी यहाँ से मिलेगा हमें, और आईडी तो यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये सेट लॉगिन का कॉल यहाँ पे भी कर दिया हमने टोकन को स्टोरेज में सेट करने के बाद। तो और चीज़ जो बाकी है वो ये है कि जब लॉगिन हो रहा हो ना, तो ये जो बटन है वो फिर से क्लिकेबल, मतलब वहाँ पे लोडिंग दिखनी चाहिए कि भाई कुछ तो चल रहा है, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक्शन के पास हमारे पास इज लोडिंग का ऑप्शन तो होता ही है, तो यहाँ पे कर देंगे एक्शन डॉट इज लोडिंग। देन हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे,
लीनियर प्रोग्रेस दिखा देंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि भाई इसको डिसेबल कर देंगे। कब? जब लोडिंग चल रही हो। चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, और ये पहले लोडिंग सर्वर से लेने गया डेटा और लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड फिर से कॉपी कर लेते हैं। इस बार मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लोडिंग आनी चाहिए। देखिए लोडिंग आ गई, ये बटन फॉल्स हो गया और लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट का बटन आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ करने को बाकी रह गई है कि यहाँ पे हमें ईमेल भी दिखाना है इसका। तो फिर से कहाँ जाएंगे? हम लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में हम यूज़ करेंगे स्टोर का। ठीक है, यूज स्टेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यूज स्टेट से हमने क्या लिया? यूजर ले लिया। ठीक है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके जस्ट पहले आइकन बटन जो दिख रहा है ना, उसके जस्ट पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर यूजर डॉट ईमेल अवेलेबल है, देखिए आ गया यहाँ पे HMD लोहार 3 लॉगिन होके रखा है। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉगिन कंप्लीट और लॉग आउट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से लॉगिन लॉग आउट हम आराम से कर पा रहे हैं, अच्छे से लोडिंग भी दिखा रहे हैं। लोडिंग दिखने के बाद यहाँ पे डेटा भी आ रहा है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी बाकी रह गई है, और वो क्या है? कि यहाँ पे एक मेन्यू नहीं है अपने पास। अब हमें इसमें बनाना है एक साइड बार। ठीक है, मतलब साइड में जो एक मेन्यू दिखे वो मेन्यू बनाना है हमें। तो मेन्यू बनाने के लिए हम एक डिव का यूज़ करेंगे, जिसका हम साइड मेन्यू होगा उसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं? तो एक तो हम इसकी ना विथ रखेंगे। ठीक है, कुछ फिक्स विथ रखेंगे, जो मैं विथ यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट साइड मेन्यू विथ क्या रखेंगे हम? कॉन्स्ट इसको बोलना पड़ेगा। तो ये जो डिव है उसको हम बोलेंगे विथ, ऐसे ही नहीं बोल सकते उसको, स्टाइल इक्वल टू साइड मेन्यू विथ लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में पहली चीज़ क्या रखेंगे हम? ठीक है ना, हर जगह पे डैशबोर्ड तो होता ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या रखेंगे हम? आ जाओ भाई, लिस्ट आइटम, और इसमें क्या रख देंगे हम? प्रोडक्ट लिस्ट। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी। और दूसरी एक चीज़ ऊपर से ना, ये देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स दिख रहा है, मतलब उसका थोड़ा सा जो भाग है ना वो भी हमें काटना पड़ेगा। मतलब उतना वहाँ पे पैडिंग या तो मार्जिन रखना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, पैडिंग रख देते हैं। ठीक है, पैडिंग इक्वल टू कितनी रखेंगे हम? 25? 25 तो नहीं, मेरे ख्याल से 50 होगी। और क्या करेंगे हम? इसका ना पोजीशन कर देंगे फिक्स। इसका लेफ्ट रख देंगे हम 0, इसकी हाइट रख देंगे हम 100 VH। ठीक है, और विथ तो हमने ऑलरेडी सेट कर दी है इसकी। और इसको हम क्या कर देंगे? बैकग्राउंड इक्वल टू वाइट रख देंगे। देखिए ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब इसका जो राइट साइड चीज़ है ना वो डिफाइंड नहीं है, मतलब कहाँ? बॉर्डर राइट इक्वल टू 1px सॉलिड ग्रे। ओके, तो यहाँ से पता लगा कि भाई ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, लेकिन बॉर्डर अच्छे से अच्छा नहीं दिख रहा है। बॉर्डर की जगह होना चाहिए बॉक्स शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो में क्या रखेंगे हम? 1px 1px 5px ग्रे, ये करके देखते हैं। तो ठीक है, बॉक्स शेडो देखिए अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा शेडो इफेक्ट आ रहा है ना, वो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इसको मैं 10px करके देखता हूँ, मेरे ख्याल से 8 सही है। ठीक है, और इसको ग्रे की जगह मैं बोलूँ हैश 333, ये बहुत डार्क हो गया। इसको मैं 999 बोल देता हूँ, 9 4 हो गए, 3 9 चाहिए। 999 की जगह मैं उसको BBB बोल देते हैं। ठीक है, अब ठीक लग रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ थी, हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम भी लगा दी। अब लिस्ट आइटम में हमें क्या चीज़ चाहिए थी? एक तो भाई डिवाइडर होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडर के साथ लगाओ लिस्ट आइटम, वो हमने लगा दिया। अब ये लिस्ट इतनी छोटी क्यों है? तो लिस्ट में यहाँ पे मेरे को स्टाइल इक्वल टू विथ इक्वल टू 100% करना पड़ेगा। विथ तो 100% है ही, ये पैडिंग में हमने लोचा किया है। ठीक है, पैडिंग चाहिए थी ये सिर्फ टॉप की 50%। अब देखिए लिस्ट सही आ गई है। अब पैडिंग टॉप की हमने नहीं रखेंगे ना, उसके साथ उसके बावजूद भी ये काम कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉप सेट किया ही नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ ये मेन्यू दिख रहा है, डैशबोर्ड आ गया, ये आ गया, लेकिन ये क्या होना चाहिए ना, ये थोड़ा मतलब दिखना चाहिए यार, कि बटन की तरह दिखना चाहिए। ये लिस्ट आइटम है, इसमें एक प्रॉपर्टी शायद होती है बटन की, बटन डेप्रिसिएटेड प्रॉपर्टी है लेकिन चलेगी। ठीक है ना, अभी इस पर क्लिक होता है तो पता लगता है। सजेशन में देखते हैं भाई इसके सिवा क्या यूज़ करें। इफ़ ट्रू लिस्टेड आइटम डेप्रिकेटेड है तो लिस्ट आइटम बटन यूज़ करना चाहिए अपने को। अरे ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई। फिर से देखते हैं।
चेकआउट लिस्ट आइटम बटन इंस्टेड, तो लिस्ट आइटम बटन यूज करना है इसकी जगह, ऐसा यहाँ पे सजेशन दिया है। तो क्या करेंगे हम, लिस्ट आइटम बटन इसके अंदर यूज किया, इसकी जगह इसके बाहर यूज करके देखते हैं। ठीक है, चलो लिस्ट आइटम बटन सही लग रहा है। इसमें डिवाइडर का ऑप्शन है, डिवाइडर का ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। तो लिस्ट आइटम की जगह हमें यूज करना है लिस्ट आइटम बटन। ठीक है, और इस बटन में भी क्या है, एचरेफ का ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है, ऑन क्लिक का ऑप्शन अवेलेबल है। इसको डैशबोर्ड पे लेके जाएंगे, मतलब कि जो इसका रूट होगा उस पे लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ कहीं पे तो एक लिंक का एक स्टोर रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम नहीं रख रहे हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें राउटिंग करनी है। राउटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउटर चाहिए, राउटर इक्वल टू यूज राउटर। ठीक है, ऑन क्लिक पे राउटर डॉट पुश। ठीक है, कहाँ पे, एडमिन, ये उसका डैशबोर्ड रहेगा। वैसे ही दूसरी लिस्ट आइटम बनेगी, उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, और वो कहाँ जानी, एडमिन स्लैश। वैसे ही एक और लिस्ट आइटम बनेगी कैटेगरी की। ठीक है, वो कहाँ जाना है जी, ये एडमिन स्लैश कैटेगरीज। ओके, अब देखिए इस पे क्लिक किया, ये कैटेगरीज पे चला गया। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये प्रोडक्ट वाले पेज पे चला गया। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ये डैशबोर्ड वाले पेज पे आ गया। तो ये देखिए हमारा मेन्यू बन चुका है जो कि नेविगेट कर रहा है। अब कैटेगरीज का पेज हमने बनाया नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो हमें सिंपली कैटेगरी का पेज बना देना चाहिए। कहाँ पे बनाएंगे कैटेगरी का पेज, तो भाई कहाँ है, पेजेस कहाँ है, पेजेस में एडमिन के अंदर कैटेगरीज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आर एफ सी कर देंगे। और तो क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ऑथ गार्ड आएगा क्योंकि लॉगिन से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एडमिन लेआउट आएगा। एडमिन लेआउट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका बॉडी वाला कंपोनेंट रखेंगे, जो कहाँ बनाएंगे, इसके अंदर एडमिन स्लैश कैटेगरी पेज डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। अब कैटेगरीज का पेज क्या हो गया, रिफ्रेश होके कैटेगरीज आना चाहिए। लेकिन ना क्या हो रहा है पता है, प्रोडक्ट्स के पेज में प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है हमने। प्रोडक्ट का पेज में अगर खोलूँ तो वहाँ पे क्या लिख के रखा हमने, प्रोडक्ट पेज दिख नहीं रहा है। लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये इसके पीछे जा चुका है। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने यहाँ पे की थी, ठीक है, क्या चीज़ की थी मैंने, कि ये जो साइड मेन्यू है ना, इसमें एक ये मैंने विथ रखी थी। ठीक है, इस विथ का यूज़ होगा यहाँ पे। क्या यूज़ होगा कि भाई हम जाएंगे लेआउट में, और ये जो चिल्ड्रन है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, लेफ्ट से चालू होंगे। ठीक है, तो उनको लेफ्ट से चालू ना करवा के उतना गैप वहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट कितना, जितना भी इसका विथ है उतना मार्जिन लेफ्ट। अब आ गया ये प्रोडक्ट पेज। ओके, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी करनी है अपने को, थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं। ठीक है, पैडिंग इक्वल टू 8 px, ताकि ये थोड़ा सा पैडिंग दिखे हर जगह पे। अब डैशबोर्ड पेज पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पेज पे क्लिक किया, कैटेगरी पेज पे क्लिक किया, पेज नेविगेशन चल रहा है अच्छे से। तो हमने आज क्या अचीव किया, हमने आज मेन्यू बना लिया, हमने लॉगिन लॉगआउट बना लिया, और हमारा मेन्यू बन चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला काम होगा वो होगा एक्चुअल प्रोडक्ट्स के फॉर्म बनाने हैं, कैटेगरी के फॉर्म बनाने, जहाँ पे कैटेगरी को मैनेज कर सकें, मतलब क्रड बनाने हैं। प्रोडक्ट का क्रड, कैटेगरी का क्रड, डैशबोर्ड का क्रड। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ मेन्यूज हैं जिनकी ज़रूरत होगी, वो भी हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट, एडमिन पैनल का सेटअप कंप्लीट हुआ है। अब ये एडमिन पैनल्स के पेज बनेंगे, और जो हमारा पेज है ना एक्चुअल, जो हमारा क्लाइंट साइड की चीज़ है, लैंडिंग पेज जिसको बोलेंगे, या फिर जहाँ पे कार्ट रहेंगे, ऑर्डर्स क्लाइंट कर पाएगा, वो पेज तो अभी बाकी ही है। हम सिर्फ अभी एडमिन पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी का चीज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।